नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ हम आज एक और टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, वो रहेगा नागरिकता। नागरिकता, इसके अलावा संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों चैप्टर आज रहेंगे, दोनों टॉपिक आज रहेंगे नागरिकता। नागरिकता वाला टॉपिक भी आज हम कंप्लीट करते हैं। ये 2 टॉपिक आज रहेंगे हमारे संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ नागरिकता। संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में केवल 4 आर्टिकल हैं और भाग 1 में इसका उल्लेख किया गया है। तो संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को स्टार्ट करते हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये सभी हमारे यूट्यूब चैनल को संसार अकेडमी के नाम से सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख किया गया है, वो भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। इसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है, ये देखते हैं जी। तो अनुच्छेद 1 की अगर बात करें, अनुच्छेद 1 में संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, संघ यानी कि भारत, राज्य यानी कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी संख्या वर्तमान में 28 है। तो एक देश भारत, इसके अलावा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, यूटी यूनियन टेरिटरी, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है। उनका क्षेत्रफल कितना है, उनकी जो है जनसंख्या कितनी है, आबादी कितनी है, कहाँ तक उसका जो है, उसमें कितने जिले हैं, तो उन सभी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 1 में ही किया गया है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है, यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात यदि भारत किसी दूसरे देश के क्षेत्र को अपने देश की सीमा में शामिल करता है, तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि उसे बिना संविधान संशोधन के ही भारत में शामिल किया जा सकता है। अगर भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल के किसी क्षेत्र को अपने देश में शामिल करता है, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात कही गई है किसमें, अनुच्छेद 2 में। बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है, यदि भारत किसी नए राज्य या नए जिले का गठन करता है या निर्माण करता है, अर्थात भारत अपने ही देश की सीमा के अंदर एक राज्य को काटकर नए राज्य का गठन करता है, या किसी नए जिले का निर्माण करता है, या राज्य के नाम में परिवर्तन करता है, या जिले के नाम में परिवर्तन करता है, तो उसके लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। यह कार्य केवल मंत्रिमंडल के माध्यम से ही किया जाता है, तो उसके लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका था आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 में कहा गया है संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। 2 में कहा गया है यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। और 3 में कहा गया है यदि भारत किसी नए राज्य या नए जिले का निर्माण करता है या उनके नाम में परिवर्तन करता है, तो उसके लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। और यह कार्य केवल आपका मंत्रिमंडल के माध्यम से किया जा सकता है, या संसद के माध्यम से किया जा सकता है, मंत्रियों के माध्यम से। बात करें अनुच्छेद 4 की, तो अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में केवल ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कार्य किया गया है, जो बदलाव किया गया है, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें एक आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 1960 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यदि भारत कोई भाग अपना कोई भाग किसी अन्य देश को देना चाहता है, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में फैसले में ये कहा, यदि भारत अपना कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को देना चाहता है या अन्य देश को देना पड़ता है हमें, तो उसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी, यानी कि संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ आपके जो है टॉपिक में रहे थे आपके, जो ये टॉपिक था आपका संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में केवल एक आपका भाग 1 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद केवल इसमें 4 है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। 4 अनुच्छेदों में केवल ये आपका तुम्हारा टॉपिक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा आपका इसी में, वो रहेगा आपका नागरिकता।
तो अब बात करते हैं भारत की नागरिकता के बारे में कि भारत की नागरिकता आपको कैसे मिलेगी, कैसे समाप्त होगी और कौन-कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं, ठीक है? तो नागरिकता के बारे में बात करेंगे। संघ, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें केवल 4 आर्टिकल थे, ये चारों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है? और उम्मीद है मुझे कि आपके समझ में भी आ गए होंगे। अब देखते हैं नागरिकता। नागरिकता के बारे में देखेंगे कि नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है, कौन से भाग में। अभी जो हम बात करेंगे, वो करेंगे नागरिकता के बारे में। भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे समाप्त होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो देखा है, वो देखा है संघ, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। संघ, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में केवल 4 आर्टिकल थे, चारों को पढ़ लिया है। भाग 1 में उसका उल्लेख था। इसके बाद बात करें तो नागरिकता की बात करेंगे कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, वर्तमान में कौन-कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हमें नागरिकता नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए जी, नागरिकता। नागरिकता किसे कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे आधार एक नागरिक किसको कहा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नागरिकता की जो परिभाषा है, वो सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो नागरिकता की परिभाषा अरस्तू नामक विद्वान के द्वारा दी गई थी। अरस्तू नामक विद्वान के द्वारा नागरिकता की परिभाषा दी गई। अब नागरिक किसे कहा जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस देश के मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार के साथ-साथ उसके अंदर देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस देश का नागरिक कहा जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को या किसी भी देश के नागरिक के लिए तो उस देश के मौलिक अधिकार, इसके अलावा उस देश के जो राजनीतिक अधिकार है, उन सब के साथ-साथ राजनीतिक व मौलिक अधिकारों के साथ-साथ उस व्यक्ति के अंदर या उस नागरिक के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम या राष्ट्र प्रेम की भावना और श्रद्धा होना ज़रूरी है। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम जो है किसी देश के नागरिक हैं, ठीक है? और हम अपने देश से नफ़रत करते हैं, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को उस देश का नागरिक नहीं कहा जाएगा, ठीक है? नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसको राजनीतिक व मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हों जो अन्य व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा जैसे कि चुनाव लड़ना या वोट देना, ठीक है? इसके अलावा उस व्यक्ति के अंदर देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम की भावना भी होना ज़रूरी है। तो ऐसे व्यक्ति को उस देश का नागरिक कहा जा सकता है। अब बात करें कि नागरिकता का जो उल्लेख है, वो कहाँ पर किया गया है? तो नागरिकता के उल्लेख की अगर बात करें, नागरिकता का उल्लेख जो किया गया है, वो भाग 2 भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है या नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है जी? चलिए, तो अब बात करें कि नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी देश में 2 प्रकार के नागरिक होंगे। 2 प्रकार के नागरिक होते हैं किसी भी देश में। एक तो जो उसी देश का नागरिक है, उसे देशी नागरिक के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा एक नागरिक कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो किसी अन्य देश से आकर उस देश में कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें भी जो है उस देश का नागरिक ना कहकर उन्हें कहा जाएगा विदेशी नागरिक। किसी भी देश में 2 प्रकार के नागरिक होंगे। एक होगा देशी नागरिक जो उसी देश का है। इसके अलावा दूसरे की अगर बात करें तो वो होगा विदेशी नागरिक, यानी कि जो किसी अन्य देश से आकर वीज़े पर या पासपोर्ट के माध्यम से उस देश में आकर रोज़गार कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, वे होंगे विदेशी नागरिक। जैसे देखो, वे भी नागरिक ही होंगे, लेकिन वे होंगे विदेशी नागरिक। तो किसी भी देश में 2 प्रकार के नागरिक देखने को मिलते हैं, देशी नागरिक और विदेशी नागरिक। अब बात करें देशी नागरिक की, तो देशी नागरिक जो है ना उस देश के ही होते हैं। विदेशी नागरिक जो कुछ कार्य करने के लिए आते हैं। विदेशी नागरिकों की भी अगर बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? मित्र देश के और शत्रु देश के। कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है? सभी देशों के साथ में होता है, जैसे कि भारत के भी अनेक देश ऐसे हैं जो शत्रु देश हैं। शत्रु देश हैं विदेशी, जैसे कि आपका पाकिस्तान है और चीन है। इसके अलावा भारत के जितने भी देश हैं दुनिया में, लगभग सभी के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, तो उन सबको मित्र देश के विदेशी नागरिक कहा जाएगा जो वहाँ के लोग हैं। जबकि पाकिस्तान और चीन के जो लोग भारत में काम करते हैं, उन्हें शत्रु देश के नागरिक माना जाता है। ठीक है? चलिए जी, आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है नागरिकता का। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 5 से लेकर 11 तक है। इसके बाद भारत में जो नागरिकता है, वो केवल एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही नागरिकता होगी, और ये प्रावधान हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान हमने लिया है, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है जी? तो अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 10 तक की।
देखिए अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 10 तक केवल उनके लिए हैं जब देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ आपका कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो कुछ भारतीय नागरिक जो है भारत का विभाजन करके दो नए देश बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। इसके साथ साथ ही कुछ भारतीय नागरिक जो है पाकिस्तान में चले गए और कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत में आए। तो उन सब के लिए नागरिकता का प्रावधान करने के लिए ये आर्टिकल आपके लाए गए थे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 के साथ साथ 10। तो ये 10 आर्टिकल ऐसे हैं जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का नागरिक कौन होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा ये बताते हैं। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का नागरिक किसे माना गया, इस बात के बारे में जो है इसका जो उल्लेख जो किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद बात करें तो 9 तक इसका रहेगा। अनुच्छेद 5, 6, 7 तक ज्यादातर है। इसके बाद 8 और 9, 10 में भी कुछ इसी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5 को। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, इसके अलावा उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय नागरिक हो, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाए। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हों, या इसके साथ साथ एक और शब्द जोड़ा गया है, यदि या वह पिछले 5 वर्षों से, यानी कि 1945 से 26 जनवरी 1945 से भारत में निवास कर रहा है, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात केवल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा मानक तय किया गया कि भाई भारत का नागरिक किसे माना जाएगा, तो अनुच्छेद 5 इसमें जोड़ा गया और कहा गया कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हों, या वह पिछले 5 वर्षों से यानी कि 1945 से भारत में निवास कर रहा हो, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वो भारत में रहना चाहता है। तो ये बात केवल अनुच्छेद 5 में कही गई है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 6 की, तो अनुच्छेद 6 उनके लिए था जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 6 केवल उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र को छोड़कर भारत के क्षेत्र में आए, यानी कि विभाजन के बाद, यानी कि 1947 के बाद 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारत में आए हैं, उन लोगों के लिए प्रावधान किया गया था और वे भी पाकिस्तान से आए। तो पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत में आए उन लोगों के लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके हो। अब से 19 जुलाई, तो 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 ये डेट, ये मानक, ये समय, ये तिथि तय की गई कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत की सीमा में आ चुके हैं, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। जो व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में आए हैं, ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आए हैं, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले वे व्यक्ति भारत की सीमा में आ गए हों, तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात कब तय की गई? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये डेट कहाँ से ली गई थी, ऐसे कैसा पता लगाया गया कि कौन व्यक्ति कब आया था? तो जब पाकिस्तान के व्यक्ति भारत की सीमा में आ रहे थे पाकिस्तान को छोड़कर, तो उनके लिए कैंप लगाए गए थे और उन कैंपों में उन लोगों का पंजीकरण किया जा रहा था। उसमें उनको बताना होता था कि वे कहाँ से आए हैं, किस तिथि को आए हैं और कब उनको जाना है, ठीक है, या कहाँ पर उनको जाना है, कौन उनके रिश्तेदार है भारत में, वो सारा डाटा उनका वहाँ से लिया गया है। तो इनके लिए कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की सीमा में आ चुके हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले वे लोग भारत में आ गए। तो ये बात कही गई किसमें? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में यही था कि जो पाकिस्तान से भारत आए उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। एक डेट जो है, एक तिथि तय कर दी गई 19 जुलाई 1948 तक। इसके बाद अनुच्छेद 7 की अगर बात करें, तो अनुच्छेद 7 भी आपका इसी प्रकार से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 7 उनके लिए है जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए। वो कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आए और कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए। भारत से पाकिस्तान चले गए और कुछ समय तक वहां पर रहे, इसके बाद फिर भारत में वापस आ गए। तो उन लोगों के लिए जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 7 में किया गया है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर भारत में वापस आ गए। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान में गए कि नया देश बन रहा है, पाकिस्तान चलेंगे, पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान से वे लोग फिर भारत वापस आ गए, तो उन लोगों को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। सरकार ने मानक तय किया गया कि जो व्यक्ति भारत को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए, उसके बाद कुछ समय बाद फिर पाकिस्तान से भारत में वापस आ गए, तो उन लोगों को भी हम भारत की नागरिकता दे देंगे, लेकिन वे लोग भी, उन्होंने ये जो आना जाना किया हो, जाने का काम भी और आने का काम भी,
15 अगस्त 1947 के बाद और 19 जुलाई 1948 तक कर लिया हो। यानी कि 19 जुलाई 1948 तक वे लोग पाकिस्तान भी चले गए और पाकिस्तान से फिर भारत में भी वापस आ गए। तो उन लोगों को भी भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वे 19 जुलाई 1948 से बाद में भारत में आए। यानी कि कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत वापस आ गए, उनको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा या भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले उन लोगों ने ये आना-जाना कर लिया। फिर इसके बाद बात करें अनुच्छेद 8 की, तो अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए है जो आज़ादी से पहले, तो देश के आज़ाद होने से पहले अंग्रेजी शासनकाल में भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बस गए थे। यदि वे लोग भारत में आना चाहते हैं, यदि कोई भारतीय नागरिक जो विदेश में जाकर बस गया है, वो भारत में आना चाहता है, तो उसे आते ही तुरंत भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन यदि उसने उस देश की नागरिकता ग्रहण की है, जिस देश में वो रह रहा था, तो उसे उस देश की नागरिकता को छोड़कर आना होगा या त्यागना होगा। ठीक है? अनुच्छेद 8 में क्लियर हो गया कि जो भारतीय नागरिक विदेशों में जाकर बस गए, यदि वे भारत आना चाहते हैं, तो उन्हें तुरंत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उस देश की नागरिकता उन्हें छोड़कर आनी होगी। ये था आपका अनुच्छेद 8। अब बात करें अनुच्छेद 9 की, तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत से उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 9 में कही गई है। लेकिन इसमें एक और बात कही गई है कि अंतिम फैसला संसद का होगा। यदि संसद चाहे तो उस नागरिक को छूट भी दे सकती है। जैसे कि अक्षय कुमार के पास में भारत और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता थी, तो उन्हें छूट दी गई क्योंकि वे भारत सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, कर देते हैं। इसी प्रकार से आलिया भट्ट के पास भी है, इसके अलावा शाहरुख खान के पास भी है, दुबई वगैरह की। तो भारत में कुछ नागरिक ऐसे हैं जिनमें भारत के साथ-साथ, जिनके पास भारत के साथ-साथ विदेशी नागरिकता भी उन लोगों को है। लेकिन संसद ने उन लोगों को छूट दे रखी है क्योंकि वे लोग संसद को बहुत अधिक मात्रा में टैक्स देते हैं, इसलिए सरकार ने उन्हें छूट दी है। तो अंतिम फैसला इसमें संसद का होता है। संसद उन लोगों को छूट भी दे सकती है। यदि किसी नागरिक ने दोहरी नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उसे छूट भी प्रदान की जा सकती है। लेकिन ये छूट सभी को नहीं है, कुछ प्रमुख व्यक्तियों को ये छूट दी गई है, जिससे सरकार को लाभ होगा। बात करें अनुच्छेद 10 की, तो अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि भाई अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक जो प्रावधान हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक जो प्रावधान हैं, उन्हीं के तहत 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा या नागरिकता दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक की जो बात है, उल्लेख जो किया गया है, वो उसमें आपका 10 में उसी के बारे में कहा गया है कि इन्हीं के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। कब तक? 26 जनवरी 1950 तक। उसके बाद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 11 में है। तो आर्टिकल 11 की बात करते हैं। इससे पहले एक बार मैं इनका आपको दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ या उसके माता-पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हैं, या फिर वह पिछले 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में उनके लिए उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ गए हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन वे पाकिस्तान को छोड़कर भारत की सीमा में 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुके हैं। इसके बाद अनुच्छेद 7 की बात करें, तो अनुच्छेद 7 उनके लिए है जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत में वापस दोबारा से आ गए। उन लोगों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी या भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, परंतु वे 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में वापस आ गए। इसके बाद अनुच्छेद 8 की अगर बात करें, जो व्यक्ति अंग्रेजी शासनकाल में भारत को छोड़कर चले गए थे, यदि वे भारत में आना चाहते हैं, तो उन्हें तुरंत आते ही भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन उस देश की नागरिकता उन लोगों को छोड़कर आनी होगी। अनुच्छेद 9 की बात करें, अनुच्छेद 9 में ये कहा गया कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता को संसद के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, परंतु अंतिम फैसला संसद का होगा। संसद उन्हें छूट भी दे सकती है। अनुच्छेद 10 की बात करें, तो अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी 26 जनवरी 1950 तक। उसके बाद अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 11 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 11 में क्या है? तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है भाई, अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि यदि संसद चाहे तो नागरिकता को लेकर कोई भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11 में एक छोटी-सी बात कहकर छोड़ दी गई कि यदि संसद चाहे तो नागरिकता को लेकर कोई भी कानून बना सकती है या कानून बना सकती है। ये आपका जो है संसद को पावर दे दी कि भाई आप जो है कोई भी कानून नागरिकता के विषय में बना सकते हैं। अब इसी अनुच्छेद का लाभ लेते हुए संसद के द्वारा 1955 में
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो बनाया गया, ये संसद के द्वारा बनाया गया। कब? 1955 में। तो आर्टिकल 11 के अनुसार संसद ने ये कानून बनाया और इसी कानून में अब फिलहाल वर्तमान में अगर बात करें तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ले जाके देखते हैं क्या इसमें। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बात करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 जो आया था, ये 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है 1955 में आया और इसमें अभी हाल फिलहाल में नागरिकता के बारे में जितने भी प्रावधान हैं, नागरिकता मिलने के क्या आधार हैं और नागरिकता समाप्त होने के क्या क्या आधार हैं, ये सारे जो आधार हैं, ये सारा जो प्रावधान है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। अब इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। तो इसमें अब तक जो है आपके 5 बार संशोधन हुए हैं, ठीक है। सॉरी, अभी हाल फिलहाल में एक और हो चुका है आपका 2019 में। तो 6 इसमें अब तक संविधान संशोधन इसमें हो चुके हैं, ठीक है। तो एक जो हुआ सबसे पहला वो 1986 में हुआ, इसके बाद 1992 में हुआ, फिर 2003, 2005, 2015 और 2019, ये 6 बार अब तक इसमें संशोधन किया जा चुका है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन किया जा सकता है। पहली बार 1986 में हुआ, दूसरी बार 1992, तीसरी बार 2003, चौथी बार 2005 और पांचवी बार 2015 में किया गया था। इसके बाद अब की बार जो छठी बार जो हुआ है वो 2019 में किया गया है। सीएए 2019, भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019 जो किया गया था, जिसको लेकर भारत में काफी दंगे और इसका विरोध भी हुआ था, ठीक है। तो अब तक भारत में 6 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी। तो वर्तमान में नागरिकता मिलने के कौन कौन से आधार हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नागरिकता मिलने के आधार, नागरिकता मिलने के आधार कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। मिलने के आधार, नागरिकता मिलने के आधार, वर्तमान में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। यदि किसी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो ये 5 आधार हैं जिनके आधारों पर कोई भी विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उनमें से अगर बात करें सबसे पहले की, ठीक है, तो सबसे पहले जो आधार दिया गया है वो है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर यानी कि बर्थ के आधार पर, जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय नागरिक हों तो उसे भारत का नागरिक माना जाए। यही बात आर्टिकल 5 में भी की गई है। जबकि नागरिकता अधिनियम 1955 में भी यही प्रावधान किया गया है कि भाई जिस व्यक्ति का जन्म या जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हों तो उस बच्चे को भारत का नागरिक या उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वंश के आधार पर अगर बात करें, वंश के आधार पर तो नंबर 2 जो आधार दिया गया है वो दिया गया है वंश के आधार पर। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म, वंश के आधार की अगर बात करें कि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है या उसके बाहर हुआ है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो आ गया आपको जन्म के आधार पर। दूसरे की अगर बात करें वंश के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, भारत की सीमा से बाहर हुआ है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत की सीमा से बाहर हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों, उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय नागरिक हैं, तो उस बच्चे को भी या उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। नंबर 1 पर कहा गया है जन्म के आधार पर, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है कि माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय नागरिक हैं तो उस बच्चे को या उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। 2 में कहा गया है वंश के आधार पर, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत की सीमा से बाहर हुआ है या भारत के क्षेत्र से बाहर हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों यदि भारतीय हैं तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आपका वंश के आधार पर हुआ। नंबर 3 की अगर बात करें अधिग्रहण के आधार पर, अधिग्रहण का मतलब होता है जब भारत के द्वारा किसी क्षेत्र को अपनी सीमा में अपने देश में शामिल कर लिया, यानी कि जब किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया हो या भारत में शामिल किया गया हो तो उसे कहा जाएगा अधिग्रहण के आधार पर। यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी या भारत की नागरिकता दी जाएगी, ये अनिवार्य है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए आपके, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। जन्म के आधार पर जिसका जन्म भारत में हुआ, उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हों तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। वंश के आधार पर यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हों
तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अधिग्रहण के आधार पर, यानी कि यदि भारत ने किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण किया है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये आपका प्रावधान है, ये रूल है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पंजीकरण के आधार पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। पंजीकरण के आधार पर आज के वक्त में नागरिकता प्राप्त करने का सबसे प्रमुख जो आधार है, सबसे मुख्य जो आधार है, वो है आपका पंजीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर ये सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख प्रावधान है। इसी के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान या प्राप्त की जाती है। तो कौन कौन से आधार हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पंजीकरण के आधार पर कौन कौन से प्रावधान हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पंजीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो प्रावधान है वो ये है कि यदि किसी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है, पंजीकरण के आधार पर बता रहा हूँ, यदि किसी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है तो उसे 12 वर्षों तक, अभी हाल फिलहाल में जो प्रावधान है ये है कि उसे 12 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। 12 वर्षों तक उसे भारत में निवास करना होगा, तब जाकर उसे जो है भारत की नागरिकता दी जाती है। वर्तमान में ये कहा गया है कि पंजीकरण के आधार पर जो प्रावधान है, यदि किसी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है तो उसे 12 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन इन 12 वर्षों में वह 11 वर्षों तक, शुरू के जो 11 वर्ष होंगे उनमें कम से कम 6 माह या 182 दिन भारत में रहा हो, भारत की सीमा में रहा हो, तो उसके 11 वर्ष उसमें काउंट होंगे। यानी कि एक साल में कम से कम 6 माह या 182 दिन तक उसे भारत में रहना होगा, तब जाकर उसका एक साल काउंट होगा। शुरू के जो 11 साल हैं उनमें उसे कम से कम एक साल में 6 माह तक, यानी कि 182 दिन तक भारत में रहना होगा, तब उसका एक साल काउंट होगा। यानी कि बीच बीच में वो घर पे भी अपने जा सकता है, अपने देश में जा सकता है, कुल मिलाकर, ठीक है। प्रकार से वो 11 साल पूरे करेगा। लेकिन 12वां जो वर्ष होगा, 12वें वर्ष उसे अपने कंप्लीट जो है 365 दिन या 12 माह तक, यानी कि पूरे एक साल उसे भारत में निवास करना होगा, तब जाकर उसके 12 साल काउंट होंगे और उसके बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। ये पहला प्रावधान है। इसके बाद अन्य प्रावधान की अगर बात करें, यदि किसी विदेशी नागरिक ने भारतीय नागरिक के साथ शादी कर ली, यदि किसी विदेशी ने भारतीय नागरिक के साथ शादी की है तो उसे इन 12 सालों में छूट प्रदान की जा सकती है, और ये फैसला करेगी संसद यानी कि सरकार कि उसे कितनी छूट दी जाएगी। कंडीशन देखी जाएगी उस व्यक्ति की, ठीक है, और के आधार पर उसको 12 साल में से कुछ छूट प्रदान की जा सकती है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतनी भी छूट दी जा सकती है। यदि यदि किसी विदेशी नागरिक ने भारतीय नागरिक के साथ में शादी की है तो उसे इन 12 वर्षों में कुछ समय के लिए 2 साल, 4 साल, 1 साल के लिए छूट दी जा सकती है, और संसद चाहे तो नहीं भी दे सकती। अंतिम फैसला संसद का होगा, ठीक है। दूसरा ये आधार है। तीसरे की अगर बात करें, यदि कोई भारतीय मूल का नागरिक है, यदि कोई भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है, और उसे भी 12 सालों में से कुछ सालों के लिए छूट दी जा सकती है। ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि कोई विदेशी नागरिक भारतीय भाषा, जो भारतीय संविधान में दी गई है 22 भाषाएं, उन भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार है तो उसे भी कुछ छूट प्रदान की जा सकती है। तो ये कुल मिलाकर 3-4 प्रावधान हैं। सबसे प्रमुख प्रावधान यही है पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। यानी कि यदि किसी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है तो उसे 12 साल तक भारत में रहना होगा, लेकिन 12 साल में से 11 साल तक उसे एक साल में कम से कम 6 माह या 182 दिन तक भारत में निवास करना होगा, तब उसका एक साल काउंट होगा। इस तरह से वो 11 साल पूरे करेगा। 12वें साल उसे कंप्लीट 365 दिन तक भारत में रहना होगा, तब जाकर उसके 12 साल पूरे होंगे और उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा, यदि उसे 12 सालों में कुछ छूट प्राप्त करनी है, ठीक है, तो उसे किसी भारतीय नागरिक के साथ में शादी करनी होगी और उसे संसद के द्वारा कुछ छूट प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है तो उसे भी कुछ समय के लिए छूट दी जा सकती है, इसमें कुछ वर्षों की छूट दी जा सकती है। दूसरी, यदि वो भारतीय संविधान की में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें से किसी एक भाषा को जानकार है, किसी एक भाषा को जानता है, तो उसे भी ये छूट प्रदान की जा सकती है। यानी कि 12 सालों में से 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल कोई छूट उसे प्रदान की जा सकती है। ये लेकिन अंतिम फैसला जो होगा संसद का होगा। संसद उसमें देखेगी कि कैसी कंडीशन है, उसको कितनी छूट उसमें देनी है, ठीक है। तो ये था आपका पंजीकरण के आधार पर। नंबर 5 की अगर बात करें, समीकरण या प्राकृतिक आधार पर, यानी कि ये उनके लिए है जो कोई व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे खेल है, खेल, विज्ञान, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में बड़े जानकार हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, ठीक है, कोई बड़ा खिलाड़ी है, कोई बड़ा वैज्ञानिक है, या कोई जो है आपका समाज सेवी है, कोई बड़ा, या कोई बड़ा व्यापारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत में तुरंत नागरिकता दी जा सकती है। ऐसे व्यक्तियों को भारत में तुरंत नागरिकता, यानी कि उन्हें 12 साल तक भी भारत में रहने की जरूरत नहीं है।
यदि कोई विदेशी खिलाड़ी है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका जो है रोनाल्डो है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत नागरिकता दी जा सकती है। या मान लो कोई बड़ा व्यापारी है, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत में तुरंत नागरिकता दी जा सकती है, क्योंकि उनसे भारत को लाभ होगा। ये लोग भारत में आएंगे अपनी संपत्ति लेकर, ठीक है, व्यापार करेंगे, उद्योग वगैरह लगाएंगे, ठीक है, तो उससे भारत को भी लाभ होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत भारत की नागरिकता दी जा सकती है। या उन्होंने कोई विश्व की शांति के लिए बड़ा कार्य किया, तो ऐसे व्यक्ति को भी तुरंत नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो नागरिकता मिलने के ये 5 आधार थे। जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है अधिग्रहण, यानी कि किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया उसके आधार पर। नंबर 4 जो सबसे प्रमुख है वो है पंजीकरण के आधार पर, यानी कि 12 साल तक भारत में निवास करो और उसके बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करो। इन 12 सालों में 11 साल तक, 1 साल में कम से कम 6 माह उसको रहना होगा, और 12वें साल पूरे साल तक उसको रहना होगा। इसके बाद समीकरण या प्राकृतिक आधार पर भी कुछ नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन अंतिम फैसला इन सब में संसद का होता है, ठीक है। अंतिम फैसला संसद का है। संसद चाहे तो 12 साल निवास करने के बाद भी भारत की नागरिकता नहीं दे सकती। संसद अगर चाहे तो 12 साल तक भी भारत में निवास करने के बाद भारत की नागरिकता नहीं दे सकती। यही, ठीक है, इसमें जो है सबसे प्रमुख जो बात है यही है कि अंतिम फैसला जो है वो संसद का होगा, भारत सरकार का होगा। इसके बाद नागरिकता समाप्त करने के आधार, तो नागरिकता समाप्त करने के भी आपके 3 आधार हैं, इनके बारे में बात करेंगे। नागरिकता मिलने के 5 आधार थे और समाप्त होने के आपके 3 आधार हैं। कौन-कौन से? नंबर 1 है स्वैच्छिक त्यागपत्र, यानी कि यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से अपनी नागरिकता को त्यागना चाहता है, यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को त्यागना चाहता है, तो एक एफिडेविट देकर भारत सरकार को अपनी नागरिकता त्याग सकता है और भारत को छोड़ सकता है। नंबर 2, बर्खास्त या निरस्तीकरण के माध्यम से। बर्खास्त या निरस्तीकरण के माध्यम से भी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो संसद या सरकार उसकी नागरिकता को निरस्त या बर्खास्त कर सकती है, लेकिन अंतिम फैसला वही है कि संसद का हो। इसके बाद बात करें नंबर 3 की, वंचित करने के आधार पर। वंचित करने के आधार पर मतलब है, ठीक है, कि भारत की नागरिकता से वंचित करना, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देशद्रोह में शामिल होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देशद्रोह में शामिल रहते हैं, लिप्त रहते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अपमान करते हैं, भारतीय संविधान का अपमान करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का अपमान करते हैं, यानी कि देशद्रोह, या भारतीय संविधान का अपमान किया हो, या भारतीय संविधान को मानने से इनकार कर दिया हो उन लोगों ने, तिरंगे झंडे का सम्मान ना करते हो, या फर्जी तरीके से नागरिकता उन लोगों ने ग्रहण की हो, या उन लोगों ने फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण की हो, तो ऐसे लोगों की भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। लेकिन ये केवल विदेशी नागरिकों के लिए है कि जिन लोगों ने दूसरे देश से आकर भारत की नागरिकता ग्रहण की है, जिन लोगों ने दूसरे देशों से आकर भारत की नागरिकता ग्रहण की है, तो उन लोगों की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। जैसे कोई विदेशी नागरिक है और उसने भारत की नागरिकता तो ले ली, भारत में रह रहा है, लेकिन देशद्रोह में लिप्त पाया जाता है, या भारतीय संविधान का अनादर करता है, अपमान करता है, तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करता, या इसके अलावा उसने फर्जी नागरिकता, यानी कि गलत कागज लगाकर, गलत डॉक्यूमेंट लगाकर नागरिकता ग्रहण की है, तो इन सब आधारों पर उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन कोई अगर भारतीय नागरिक वास्तव में शुरुआत से ही भारत का नागरिक है, तो उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जाएगा, परंतु यदि वह देशद्रोह में लिप्त पाया जाता है, संविधान का अपमान करता है, तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करता, तो उसे क्या होगा? उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की। परंतु यदि कोई विदेशी ऐसा करता है, तो उसकी नागरिकता को समाप्त करके तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बाद उसे उसके देश भेज दिया जाएगा। इसके बाद यदि 7 वर्षों तक, यदि कोई भारतीय नागरिक 7 वर्षों तक, लगातार 7 वर्षों तक भारत सरकार को सूचना दिए बिना भारत से बाहर रहता है, यदि कोई भारत का नागरिक भारत सरकार को सूचना दिए बिना भारत से बाहर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को भी समाप्त किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को भी समाप्त किया जा सकता है जो लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा है। लेकिन ये सेना और शिक्षा को छोड़कर अन्य अगर कोई भारतीय नागरिक 7 वर्षों तक लगातार भारत की सीमा से बाहर रहता है और भारत सरकार को उसकी कोई सूचना नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन बात वही है कि अंतिम फैसला संसद का हो, ठीक है? इसके बाद अभी जो सबसे बाद में जो आपका संशोधन हुआ है इस भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, जो अंतिम जो संशोधन हुआ वो 2019 में हुआ था, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से इसे जाना जाता है और उसमें केवल 3 देशों के लिए ये संशोधन किया गया था। 3 देश कौन-कौन से थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के 6 धर्म के मानने वाले नागरिकों के लिए ये संशोधन आया था। तो इसमें आपके जो है धर्म कितने हैं? 6। एक देश की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। यहाँ से आपका आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी आ सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जिसे CAA 2019 के नाम से भी जाना जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कितने देशों के लिए था? 3 देशों के लिए था। कौन-कौन से देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए, जो भारत की सीमा में आए हैं, उन लोगों के लिए प्रावधान था। इसमें आपके देश कितने थे? 3 देश थे। धर्म कितने हैं? तो 6 धर्म। ये 6 धर्म के लोग कौन-कौन से हैं? ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और यहूदी। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और यहूदी। ये 6 धर्म के लोग, ये 6 धर्म के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और ये 6 धर्म के लोग 31 दिसंबर 2014 तक 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत की सीमा में आ चुके हैं। इस अधिनियम में ये कहा गया है कि भाई 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और यहूदी, ये 6 धर्म के लोग यदि 31 दिसंबर 2014 तक भारत की सीमा में आ चुके हैं, ये चाहे वैध तरीके से आए हों या अवैध तरीके से, वैध या अवैध तरीके से भारत में आए। वैध मतलब कि पासपोर्ट लेकर आए, अवैध मतलब कि जो है बिना पासपोर्ट के, ठीक है, ऐसे भी करके भारत की सीमा में आ गए हैं, तो इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि इन लोगों को 12 साल तक भारत में निवास करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपका कहा गया है कि 12 साल तक भारत में निवास करना होगा, तब जाकर भारत की नागरिकता मिलेगी। तो इन लोगों के लिए केवल ये कहा गया कि ये लोग अगर 5 साल से भी भारत में रह रहे हैं, भाई 2014 से 2019, ठीक है, 2019 में एक्ट आया है, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 5 साल तक अगर ये लोग भारत में रह रहे हैं अवैध या वैध तरीके से, ठीक है, तो इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, दे दी जाएगी। इनको भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत की नागरिकता इन लोगों को दी जाएगी। और इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था, इसी कारण भारत के मुस्लिम प्रावधान का या इस संशोधन का विरोध कर रहे थे। जबकि अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें है, ठीक है, इसमें भारतीय मुस्लिमों के बारे में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि भारतीय मुस्लिमों को कोई आपत्ति नहीं थी या उनको कोई नुकसान नहीं था। ये जो एक्ट आया था, ये केवल विदेशी नागरिकों के लिए आया था, वो भी केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, इन लोगों को वहां पर परेशान किया जा रहा था और ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को छोड़कर भारत में आ गए। तो इन लोगों को भारत ने नागरिकता दी है, जो है पिछले 5 सालों के आधार पर। तो इसी कारण इसका जो है इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण भारत के मुस्लिम लोग या कुछ अन्य दल भी, भारत के कुछ अन्य दल भी इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। जबकि अगर बात करें इसमें उल्लंघन की, तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सभी लोगों के लिए समान होगा। तो इसमें सरकार ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है क्योंकि इस अनुच्छेद में पाकिस्तान के मुस्लिमों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया गया है या उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है। विधि के समक्ष समानता, यानी कि उनके लिए कानून समान नहीं बनाया गया है, तो इसमें इसका उल्लंघन हुआ है। जबकि अगर बात करें मानवता के आधार पर, मानवता के आधार पर इसमें जो है सही किया गया। दूसरा ये भी है कि संसद अगर चाहे तो विदेशी नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकती है, कि भारतीय सरकार के द्वारा या भारत की संसद के द्वारा अपने देश के नागरिकों के साथ कोई भेदभाव इसमें नहीं किया गया, लेकिन विदेशी नागरिकों के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों के साथ इसमें भेदभाव किया गया है, क्योंकि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और यहूदियों को नागरिकता दी गई है और उन लोगों को नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये आपका जो है अंतिम फैसला इसमें संसद का रहा। तो ये इसमें कुछ प्रावधान थे, ठीक है। इसमें आपके आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक इसमें दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि यदि संसद चाहे तो नागरिकता को लेकर कोई भी कानून बना सकती है, और उसी के आधार पर संसद ने एक कानून बनाया था, नागरिकता अधिनियम 1955। उसी में आपका अब तक 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ही आपका जो लास्ट वाला जो संशोधन हुआ था वो 2019 में हुआ था। ये था आपका भारतीय नागरिकता वाला जो है जो टॉपिक था। इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें मैंने आपको कंप्लीट इसमें करा दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।